जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाता जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हैप्पी 73rd रिपब्लिक डे टू ऑल अवर व्यूअर्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर इन फोकस MA TV पर हर ट्यूसडे और थर्सडे को लाइव आपके सामने ब्रॉडकास्ट किया जाता है और इसमें हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपको जानकारी देते हैं। लेकिन आज हम अपना 73rd रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं और ये हमारे इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो हमें ना सिर्फ अपने होने का यकीन दिलाता है बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति भी देता है। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो है वो ये नहीं कानून हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू नहीं होता क्योंकि वो अंडर ऑक्यूपेशन है। आज हम बात करेंगे रिपब्लिक डे के हवाले से कि इसकी क्या अहमियत है, कौन कौन से लोग थे और उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां देकर आज के दिन को पॉसिबल किया, आज के दिन को जो है वो मुमकिन बनाया कि हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें इर्द गिर्द की दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से मुमताज करती है। और अगले प्रोग्राम में जो है वो हम बात करेंगे, फिर POJK और POGB पे वापस आएंगे और जो कुछ आज मैं आपके सामने नहीं रख सका वो हम अपने अगले शो में आपके सामने इकट्ठा करके रखेंगे। तो मैं अपने दो आज मेरे साथ गेस्ट हैं, एक आपके जाने AK सिवाज जी जो टेरिटोरियल आर्मी के हेड रहे हैं वो हमारे गेस्ट हैं और दूसरे हमारे साथ आपके जाने पहचाने और इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत आपका धन्यवाद कि आप रात के 12 बजे हमारे साथ भारत से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद आप। मैं शुरुआत करना चाहूंगा जनरल साहब आपसे। आप हमारे जरा दर्शकों को थोड़ा सा ये बयान फरमाएं कि ये आजादी क्या हमें तश्तरी में यानी कि प्लेट में रखकर मिली या इसके लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप हाईलाइट करें तो बहुत आपका थैंक यू। बिल्कुल। देखो मिर्जा साहब, ये आज़ादी भारत को बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं है। ये दोनों तरह की कुर्बानी थी। एक तो महात्मा गांधी के अंडर जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसने भी काफ़ी इफेक्ट किया। और इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे उससे घबरा रहे थे। मगर ये भी बात ठीक है कि अगर मान लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या नॉन वायलेंस से आज़ादी मिलती, तो मुझे लगता नहीं कि जो ब्रिटिशर इतनी जल्दी यहाँ से जाते, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, भारत की फौज ने उनके साथ कोऑपरेशन की। भारत की जो फौज है वो लड़ी उनके लिए, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, और बहुत अच्छा काम किया। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आज़ादी देंगे, मगर वो मुझे लगता नहीं कि वो इतने अपने वचन पे एक बार कड़े रहते। इसका सारा इम्पैक्ट अगर आज़ादी का है तो वो काफ़ी हद तक जाता आज़ाद हिंद फौज पे, जो सुभाष चंद्र बोस ने बढ़ाई थी। उसके कारण काफ़ी कुछ हुआ, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, जिन लोगों ने देश की कुर्बानी की, उसके अंदर भगत सिंह, राजगुरु और उनके जो साथी सुखदेव,
वो भी अपनी जान निछावर कर दी। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने जो एक प्रकार उसकी जो सोचने विचार था, उसने कहा था कि हमें आज़ादी प्लेट पे नहीं मिलेगी। हम आज़ादी की भीख नहीं माँग सकते, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए और हम अपने हक के नाम से लेंगे। और ऐसे में उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने उसको जेल में डाल दिया, वहाँ से वो निकले और फिर कहीं पेशावर होते हुए वो बर्लिन गए, वहाँ पर एक इंडियन लीजन बनाई, जहाँ पर जो हमारे प्रिज़नर ऑफ वार थे, उनके साथ उन्होंने एक फ़ौज बनाई। उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, मगर जब उनको लगा कि हाँ इतना ज़्यादा इनको एक प्रकार से सपोर्ट नहीं मिल रही और विक्ट्री नहीं मिलेगी, तो उन्होंने वहाँ से फिर वो चले गए टोक्यो पे सबमरीन की द्वारा जो पहले उनको जर्मन की सबमरीन ने छोड़ा और फिर जापान की सबमरीन और फिर आके वो उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज खड़ी की बहुत बड़ी और जो लोग प्रिजनर ऑफ वार बने उनके अंदर एक प्रकार से एक नई आग फूँक दी। उन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। वो नारा जो था वो सबको जोड़ गया। इन्हें 60,000 की आर्मी बनाई और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 21 अक्टूबर 1943 में उसने भारत को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया सिंगापुर में। वहाँ पर अपना झंडा फहराया, आज़ाद हिंद फौज का देश का झंडा फहराया और उसको 11 देशों ने मान्यता दे दी जिसमें जापान भी था, जर्मनी भी था, इटली भी था, उसके अंदर आपका इंडोनेशिया भी था। तो ऐसे में एक नया माहौल अब पैदा होगा और उसके बाद जब इन्होंने लड़ाई लड़ी है और ये बढ़ते चले गए हैं जापानीज़ फ़ोर्स के साथ और ये कोहिमा तक आ गए थे और उसी समय अंडमान निकोबार को भी एक प्रकार से जापानीज़ ने ले लिया था और भारत के फिर फ्लैग चढ़ा दिया था आज़ाद हिंद फौज का फ्लैग वहाँ चढ़ गया था। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट भारत था। तो इसका मतलब ये भी समझना पड़ेगा कि जो भारत का पहला प्रधानमंत्री था, वो आज़ाद भारत का वो सुभाष चंद्र बोस खुद थे, जो 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उन्होंने एक गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाई। अब जब ये बातचीत चलती है कि क्या अंग्रेजों ने जो वचन किया था कि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको आज़ादी दे देंगे, वो इस चीज़ को मानते। ये हिस्ट्री प्रूव करती है कि शायद वो नहीं मानते, क्योंकि उनको अभी विक्ट्री मिल गई थी, वो 2, 3, 4 साल और रह सकते थे। मगर जब उन्होंने देखा जिस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज से के अंदर लोग चले गए, उनको शक हो गया कि भारत के जो जवान हैं, वो अपने देश के लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकते हैं। और उसका एक पहलू है जब कि 1946 के अंदर जो इंडियन नेवी में रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटनी हुई। जब वहाँ म्यूटनी हुई तो पूरी अंग्रेज जो गवर्नमेंट थी वो हिल गई। उनको लगा कि इनके ऊपर विश्वास करना अभी खतरे से खाली नहीं होगा, अब समय आ गया कि यहाँ से चलना चाहिए। उनको डर था कहीं एयर फोर्स और आर्मी में ये फैल जाए। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो आज़ाद हिंद फौज है, जो दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया था और एक प्रकार से मुझे तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा और एक प्रकार से जिस प्रकार से वो लड़े हैं, वो एक काबिले तारीफ़ था। उससे जो ब्रिटिशर थे घबराए और उन्होंने 1946 के अंदर ही मन बना लिया कि जल्दी से जल्दी वो भारत को छोड़ के जाएँगे और भारत को आज़ादी देंगे। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट थी। दूसरी बात अगर सुभाष चंद्र बोस ज़िंदा रहते, वो आते, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के 2 टुकड़े होते। भारत आज़ाद, एक भारत रहता। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जिस प्रकार से मुझे कुछ पंक्तियाँ याद हैं, खुश नसीब हैं जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में देश का नसीब बसता है। दूसरा है कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएँगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो लड़ाई लड़ी आज़ाद हिंद फौज ने, उससे ये क्या हुआ कि घबराहट में जो ब्रिटिशर ने सोचा अब समय हो गया है, वो भारत के और भारत से निकलने का उन्होंने किया। मगर दुर्भाग्य की बात है, निकलने से पहले उसने भारत के 2 टुकड़े करके निकले, जो आज भी
पूरे देश को दुख करके है। अगर 2 नेशन नहीं होते, एक ही नेशन रहता, तो मुझे लगता है कि भारत बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर सकता था। मिर्जा साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी दी और बातें भी की, और बड़ा आपने एक जामिया जो है वो तहरीक आज़ादी की तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने पेश की। आज़ादी जैसी कैसी भी चलो हमें मिल गई, लेकिन उसके बाद फिर मसला आया कि भारत को कैसे आगे लेके चला जाए। इसके लिए एक कमेटी बनी और उस कमेटी के एक जो इंचार्ज थे या लीडर थे, अंबरदार अम्बरेकर जी मेरा अम्बेडकर। अम्बेडकर, हाँ जी। तो वो ये थोड़ा सा मेरा आर का प्रॉब्लम होता है, टंग ट्विस्टर है। अच्छा, वो जो थे उन्होंने ये फिर उन्होंने एक दस्तावेज बनाई, एक डॉक्यूमेंट बनाया। उस डॉक्यूमेंट को फिर पेश किया गया पार्लियामेंट में, और वो डॉक्यूमेंट जो है उसको हम कहते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के दिन यानी 26 जनवरी को ये डॉक्यूमेंट जो है बाकायदा अप्रूव होके इसको लागू किया गया पूरे हिंदुस्तान पे, और उसके बाद जो है हिंदुस्तान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुभाष भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके नजदीक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारत का, इसको क्या चीज जो है वो बाकी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मुमताज करती है? गुड पॉइंट। एंड सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और जनरल साहब को नमस्कार, और साथ ही आपके सभी व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपने जो सवाल किया है इस पे आ जाते हैं। असल बात यह है कि सबसे पहले तो आपने जैसे बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी सदारत की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, और ड्राफ्ट कमिटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चली, और इसमें खूब बहस मुबाहिसे हुए हर पॉइंट को लेकर। इसके ऊपर हर व्यक्ति ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था, उसने अपनी अपनी राय दी, और जहां पर कोई ऐतराजात थे वो ऐतराजात भी लिए गए, उनका फिर शमन भी किया गया, यानी उनको रिजोल्व भी किया गया। लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि जो आपने बेसिकली स्पेसिफिक बात जो पूछी उसको पहले मैं एड्रेस कर देता हूं। ये जो दस्तावेज है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वुर है। असल में ये आवाज एक खल्क का एक जीता जागता नमूना है। इसको हम यूं देखें, और फिर भारत की जो पुरानी परंपरा, जो वैदिक इरा से हम चलते हैं, तो वहां ये गण का, ये जो रिपब्लिक का मतलब यहां जो है, इसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। और गण का जो मतलब है वो हमारे वैदिक वांग्मय से आता है, वैदिक उसकी हिस्ट्री है। और हमारे जो पहले पूजे जाने वाले जो देवता हैं, जो भगवान गणपति हैं, भगवान गणेश हैं, ये वहां से आप इसको ले सकते हैं कि वो गणों के जो पति हैं। गण कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑलमाइटी, भगवान का एक दूत, भगवान का एक बच्चा, उसको गण कहा गया है। और इन गणों की एक समिति होती थी, उसमें फिर गण प्रमुख होते थे, और गण प्रमुखों के आधार पर एक श्रेणी बनती थी, और श्रेणी का भी एक प्रमुख होता था। इस तरह से एक पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप था भारत के पुराने वैदिक वांग्मय में भी और वैदिक इरा में भी। तो इसकी हिस्ट्री तो जाती है वहां पर। इसी हिस्ट्री को लेते हुए फिर भारत जब गणतंत्र बना, भारत एक रिपब्लिक बना, तो फिर वहां से ही इन शब्दों को लिया गया, और इस तस्वुर को भी लिया गया कि भारत एक रिपब्लिक होगा जिसमें कि कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई डिस्क्रिमिनेटी नहीं की जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसमें ना कोई धर्म का चक्कर है, ना कोई पंथ का चक्कर है, ना कोई लैंग्वेज का चक्कर है, ना कोई आपका कास्ट का, क्रीड का कोई चक्कर नहीं। हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। और इसका जो नाम है हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे पास सिमिलर वर्ड आता है, वो संविधान है। संविधान का मतलब होता है बराबर का विधान, बराबर का कानून। सम यानी बराबर, बराबरी देता है आपको, और विधान का मतलब है कानून। इस तरह का एक कानून जो सबको बराबरी का दर्जा देता है। अब इसमें आप देखिए जरा, हम यदि हाइलाइट्स देखते हैं इसकी, वैसे तो यदि हाइलाइट्स देखेंगे तो बहुत लंबी चर्चा चली जाएगी, लेकिन एक जो प्रमुख हाईलाइट मैं यहां सबको बताना चाहता हूं, वो हाईलाइट है कि भारत में रहने वाले जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। 2 आर्टिकल बेसिकली उसको डेडिकेटेड है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इनमें माइनॉरिटी को लेकर बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं, जिससे कि कभी भी कोई मेजोरिटी का, किसी भी तरह का कोई माइनॉरिटी के ऊपर कोई अत्याचार ना हो जाए,
कोई एट्रोसिटी ना हो जाए, कोई भेदभाव ना हो जाए, कोई डिस्क्रिमिनेट ना हो जाए, इसका इतना कड़ा पाबंदी से पालन हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 29 एंड 30 में भी फिर चलेंगे तो 31A जो है वो माइनॉरिटी को अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपने इदारे चलाने का पूरा राइट देता है। उनके लिए जमीनें अलॉट होती हैं, उन जमीनों को भी सरकार अधिग्रहित करती है, एक्वायर करती है, और इस तरह से एक पूरा का प्रमोशन जो है वो छोटे से छोटे, एक चाहे माइनॉरिटी का, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, उसका भी इसमें ध्यान रखा जाता है। ये भारत का संविधान है जिसकी खूबसूरती है। और यदि हम, आपने कंपैरिजन की बात की है, तो कंपैरिजन करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि भारत में ये जो डिप्राइव्ड सोसाइटी हमारे यहां रही है, इसको लेकर बहुत बड़े इंतजाम कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। साथ ही इक्वालिटी की जो बात है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और सबसे बड़ा हाईलाइट है, आर्टिकल 14 आपको बराबरी के राइट देता है। आर्टिकल 21 आपको इक्वालिटी बिफोर द लॉ देता है। ये इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही विलक्षण है। जैसा मैंने आपको कहा कि खूबसूरत तस्वुर है, ये दुनिया ने देखा नहीं होगा इस तरह का तस्वुर जो हमारे उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन पुरोधाओं ने, उन लोगों ने देखा जो इसके मेंबरान थे। और जब ये बात माइनॉरिटी की आ रही थी और इसमें आर्टिकल 29 और 30 का जब डिस्कशन हो रहा था, तो बहुत सारे लोग थे जो ये कहना चाह रहे थे कि इस तरह का कोई प्रबंध ना किया जाए, क्योंकि आपको डॉक्टर मिर्जा, मैं आपको आपके माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि भारत में रहने वाली जो माइनॉरिटीज हैं उनको दो तरीके की नागरिकता मिली हुई है, दो तरह की सिटीजनशिप मिली हुई है। एक वो माइनॉरिटी के बतौर जा सकता है कोर्ट्स में, और दूसरा वो भारत का सिटीजन होने के नाते जा सकता है, जबकि मेजोरिटी का आदमी केवल एक ही ग्राउंड पे जा सकता है कि वो सिटीजन है। यहां डबल कवर दिया हुआ है माइनॉरिटी को। ये इसका सबसे बड़ा जो खूबसूरत अंदाज है माइनॉरिटी को देखने का, वो इसमें आता है। और दूसरा, जब कंपैरिजन की बात करेंगे तो आप कहीं कोई कंपैरिजन है नहीं। हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए हम बात करें, जहां पे ये जो सारा एरिया पाकिस्तान का जो आजकल है, बांग्लादेश का देख सकते हैं, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। जहां एक तरह का डिवास्टेशन है, एक रिलीजियस पहले से ही एक बाउंड्री लाइन फिक्स है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो आप फिर दूसरे रिलीजन और दूसरी जो माइनॉरिटी है उनके लिए जगह कहां बची है? जब आपने उसका एक फ्लैगशिप दे दिया है तो कोई जगह बचती नहीं है। जबकि इंडिया का जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, कोई ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक लगाया ही नहीं गया कि आप इस्लामिक हो कि आप हिंदू हो। यही बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब आर्टिकल 29 और 30 का डिस्कशन चल रहा था, तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि इससे डिस्क्रिमिनेशन होगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ नहीं आएगी, इसमें माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में एक भेदभाव रहेगा। लेकिन हमारे जो लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे माइनॉरिटी को डबल कवर मिलेगा, उनको डबल सिक्योरिटी मिलेगी, उनको एक एहसास होगा कि ये हमारा मुल्क है और हम इसके न केवल सिटीजन हैं बल्कि हमारे ऊपर एक माइनॉरिटी का हमको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिला हुआ है। ये उन्होंने व्यवस्था करी है। इसलिए कहीं कोई कंपैरिजन देखने को और सुनने को सवाल नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत पहले दिन से वेलफेयर स्टेट के तौर पे सामने आया, जबकि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे सामने आया। दूसरा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आया। अब आप देखिए जरा कि 1973 में जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वहां जुल्फिकार अली भुट्टो लेकर आते हैं, तो उसकी जो टैगलाइन है वो इस्लामिक है, लेकिन उसको फेडरेशन का नाम दिया गया है। ये दोनों के दोनों बातें ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जहां आप इस्लामिक राज का तस्वीर लेके आते हैं, वहां आप फेडरेशन की बात कर ही नहीं सकते हैं। ये एकदम से कॉन्ट्राडिक्टरी है। वहां खलीफा का मामला होता है इस्लामिक रूल में, और उसकी जो पूरी रिवायत है 1300-1400 साल पहले की, जो कि जिन्ना ने अपने भाषण में भी कही थी, वो यदि रिवायत से आप शासन करना चाहते हैं तो फिर फेडरेशन का और रिपब्लिक का कोई तस्वुर हो नहीं सकता है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो आज तक पाकिस्तान में चला आ रहा है। इसका आज भी वहां पर कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, जैसा भी बना सका है वो आप देखिए, भारत ने 1947 में आजादी मिलती है और 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज तक वैसा का वैसा बरकरार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो की वो चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट भी और हमारी जो विधायिका है यानी लेजिस्लेशन है, वो भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जो बेसिक हमारी भावना है उसको चैलेंज और उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है। ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है जो दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों को भी एक तरह का प्रिविलेज सिटीजन मान के चलता है। ये इसकी खासियत है। और यदि हम और लंबा चलेंगे तो इसकी खासियतों की तो कोई बखान करना मतलब ये कोई एक दिन का काम नहीं, क्योंकि बनने में भी बरसों लगे
और इसकी यदि हम समीक्षा बिल्कुल सही करेंगे, कह रहे हैं आप, एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि चलते चलते आखिर में जनरल साहब थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके अंदर जो फौज है उसका और रियासत का रोल क्या कैसे तय किया गया है। कभी यहाँ फौज ने कोई कू नहीं किया, जबकि हमसाया मुल्क में जो है वो सारी तारीख ही फौजी बगावतों की है और फौज की हुक्मरानी की है। तो क्या कैसे ये बचा है हिंदुस्तान फौज की हुकूमत से और कू से? बिल्कुल, देखो मिर्ज़ा साहब आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसके अंदर महत्व बहुत है कि ऐसा क्या है कि भारत के चारों तरफ जो भी देश हैं, उनके अंदर कभी न कभी टाइम में कू पड़ गया है और वहाँ पर आर्मी रूल आया है और वहाँ पर डेमोक्रेसी को कुचल दिया गया है और वहाँ की प्रोग्रेस नहीं हुई। आप चाहे बांग्लादेश ले लें, चाहे पाकिस्तान ले लें, किसी हद तक दूसरे छोटे देश भी ले लें। इसकी सबसे अच्छी वजह है जो आपने बताया, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया था फौज का क्या काम होगा, फौज क्या कुछ करेगी, फौज जो है अपॉलिटिकल होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। और फौज जो है सब सर्वेंट होगी गवर्नमेंट की, इसका मतलब जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके नीचे काम करेगी। फौज का काम है एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए के अगेंस्ट लड़ना, इंटरनल जो डिसऑर्डर है उसका काम जो है पुलिस का है, पैरामिलिट्री फोर्स का है। मगर जब कोई डिजास्टर हो जाता है या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फौज को बुलाया जाता है। मगर ये साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया है कि फौज का दायरा कहां तक है और फौज जो है, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो भी आएगी उसके नीचे काम करेगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन बना कि किसी को कोई शक नहीं रहा, जो भी बिल्कुल जी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, बड़ा पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। और हम अब अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं अपने मेहमानों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जैसा कि आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने रिपब्लिक डे को के दो पहलू देखने की कोशिश की। एक ये कि आज़ादी तक हम पहुंचे कैसे, और वो कौन सी चीजें थी जो अहम है हमें याद रखने के लिए कि आज़ादी में जो कलीदी किरदार है वो क्या थे। और दूसरी तरफ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे हमें जो है भारत को आज भी जोड़ के एकजुट बना के रखा हुआ है उसने। ये कोई मामूली बात नहीं है, जबकि आपके चारों तरफ चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह फौज ने अवामी हुकूमतों के तख्ते उल्टे। हर मुल्क के अंदर फौज जो है वो सियासत में एक अहम किरदार के तौर पर सामने आज भी मौजूद है। जबकि भारत जो है वो एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरफ आज तरक्की की तरफ गामजन है। अफसोस इस बात का है कि आज भी पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को ब्लैक डे के तौर पर सरकारी तौर पर मनाने की बात की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और देखने वालों को समझ आई होगी ये ब्लैक डे नहीं बल्कि गोल्डन डे है, ऐतिहासिक दिन है। आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।